एपिसोड 33 अनन्या के लिए मॉडर्न कपड़े। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से अनन्या की नींद खुली। उबासी लेते हुए वो बेड से उठी और स्टडी टेबल के पास गई। ड्रॉर से अपनी और अरशद की चाइल्डहुड फोटो को किस करने के बाद उसने उसे वापस ड्रॉर में रख दिया और कबर्ड से कपड़े निकालने के लिए कबर्ड का डोर ओपन किया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सारे कपड़े गायब थे और उनकी जगह अब फैंसी शॉर्ट वन पीस ड्रेसेस की लाइन लगी थी। उसने दूसरा कबर्ड खोला, वहाँ भी अब सारे फैंसी वन पीस ड्रेसेस थे। यह सब देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेड पर बैठते हुए उसने कबर्ड को देखा और खुद से कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कल अरशद से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अब हो गया ना काम खराब। अरशद अब भी मुझसे नाराज़ है। यह सब सोचते हुए वो बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे कुछ सूझा और उठकर बैठ गई। सुबह के सिर्फ 6 बज रहे थे। अरशद और अथर्व दोनों जिम में थे। पूरे दिन में यही एक ऐसा टाइम होता था जब दोनों भाइयों का सामना एक दूसरे से होता था, मगर बात तो अभी भी नहीं होती थी। वैसे तो दोनों की रूम की बालकनी में जिम का पूरा सेटअप था, मगर वो बस कहने मात्र का ही था। अनन्या जिम के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मीनाक्षी जी की आवाज़ थी। उनकी तरफ मुड़ते हुए अनन्या ने उन्हें देखा। वो अकेली नहीं थी, निया और पायल भी उनके साथ थी। उसे डरा देख दोनों के फेस पर एक अलग ही चमक थी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और नजरें झुका ली। तभी निया ने कहा, मॉम, आपको नहीं लगता आजकल ये अथर्व भाई के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही है? मेरा मतलब मैंने परसों रात और कल सुबह दोनों समय इसे अथर्व भाई से बात करते हुए देखा और अभी भी ये छुप छुप कर उन्हें ही देख रही थी। जबकि हम सब जानते हैं अरशद भाई ने इसे हम सब से दूर रहने को कहा है। फिर भी यह आजकल, कहते हुए निया के फेस पर तीसरी स्माइल थी। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। उसकी बातें सुनकर अनन्या की आंखें भर आई। उसने वैसा कुछ नहीं किया था जैसा निया बोल रही थी। वो तो अथर्व था जो उससे बात करने की पहल करता है। निया की बात सुनकर मीनाक्षी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अनन्या के और पास आई और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसके ऐसा करने से अनन्या को अपने हाथों में तेज दर्द हुआ, मगर उसने उफ तक नहीं किया। अनन्या अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मीनाक्षी जी दांत पीसते हुए बोली, क्यों रे, तेरा एक से पेट नहीं भरा जो अब दूसरे के पीछे पड़ गई है? मेरे एक बेटे को तो मुझसे दूर कर चुकी है, अब क्या दूसरे को भी अपने जाल में फंसाना चाहती है? मीनाक्षी जी की कड़वी बातें सुनकर अनन्या की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों पर छलक आई, मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने मीनाक्षी जी से अपना हाथ छुड़ाया और बोलने के लिए मुंह खोला और उसके गले में तेज दर्द हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से ये 2 अधूरे अल्फाज निकाले। इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी आवाज़ उसका साथ छोड़ चुकी थी। अनन्या को याद आया, कल उसने हद से ज़्यादा अपने गले पर जोर दे दिया था। शायद इसी वजह से उसका गला बैठ गया है। उसने अपने गले पर हाथ रख लिया। यह देख पायल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ी माँ, मुझे नहीं लगता इसके पास आपके सवालों का कोई जवाब है। पायल का साथ देते हुए निया ने कहा, जवाब तो है पर शायद आवाज़ नहीं है। लगता है इसका म्यूट सिस्टम फिर से ऑन हो गया है। इस पर दोनों हंसने लगी। वहीं अनन्या का ध्यान उसके गले पर था और मीनाक्षी की तीखी नजरें उस पर। उसने कहा, लड़की, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने अथर्व के करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू जिंदगी भर किसी को अपना मुँह नहीं दिखा पाएगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे दोनों बेटों से दूरी बना कर रख और जितना हो सके उतनी कोशिश कर अरशद के कमरे में ना जाने की। मीनाक्षी जी के एक एक अल्फाज अनन्या के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो वहाँ और नहीं रुक पाई और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। उसे जाता देख निया ने कहा, देखा मोम, कैसे आपकी पूरी बात सुने बिना ही भाग गई। इस पर मीनाक्षी जी ने दोनों को देखा और कहा, अब उसकी बात छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। मुझे नहीं लगता अरशद उसे इंटरव्यू देने देगा, इसलिए जाकर उसकी प्रिपरेशन करो। यस मोम, निया ने कहा और वहाँ से चली गई।
मीनाक्षी ने उस तरफ देखा जिस तरफ कुछ सेकंड पहले अनन्या गई थी और अपने आप से बोली, अगर निया की बात सही है तो मुझे जल्द से जल्द इस लड़की का कुछ करना होगा, वरना अरशद की तरह यह अथर्व को भी अपने वश में कर लेगी। अनन्या का रोता अपने कमरे की ओर जाता देख रघुवीर को कुछ अजीब लगा। वो भी अनन्या के पीछे अब उसके रूम में चला आया। अनन्या पेट के बल बेड पर लेटी हुई अपने चेहरे को पिलो में छुपाकर रो रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और रघुवीर ने कहा, अनन्या, क्या तुम रो रही हो? अचानक से रघुवीर की आवाज़ सुनकर अनन्या हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से अपने आंसुओं को अपने हथेली से पोंछते हुए उसने नाम में अपना सिर हिला दिया। वो स्माइल करने की कोशिश करते हुए अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके आंसुओं ने उसे धोखा दे दिया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। रघुवीर उसके पास आया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? इस पर अनन्या ने ना में अपना सिर हिला दिया तो रघुवीर ने पूछा, फिर तुम रो क्यों रही हो? इस पर अनन्या ने कुछ बोलना चाहा कि तभी उसे एहसास हुआ उसकी आवाज़ बैठ चुकी है। इनोसेंट सा फेस बनाते हुए उसने कबर्ड की तरफ इशारा कर दिया। कबर्ड को देखते ही रघुवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या जरूरत थी बॉस से लड़ाई करने की, वो भी इन बेहुदा कुछ मीटर के कपड़ों के लिए, जो सही से इंसान का शरीर भी ढक सकते हैं या नहीं? यह सुनकर अनन्या ने रघुवीर को घूर कर देखा। वो कैसे उसके पसंद के कपड़ों को बेहुदा कह सकता था? उसे खुद को घूरता पाकर रघुवीर ने उसके सिर पर टैप किया और कहा, ठीक है, अब तुम मुझे घूरना बंद करो और तैयार हो जाओ। इतना कहकर रघुवीर वहां से जाने लगा कि अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर रघुवीर के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं अनन्या ने अपना सिर झुका लिया। तुम्हारे सारे कपड़े बॉस के रूम में है, रघुवीर ने कहा। यह सुनते ही अनन्या की आंखों में चमक आ गई। रघुवीर ने उसे डराते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बॉस अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मुझे नहीं लगता वह तुमसे 2-4 हफ्ते तक बात भी करेंगे और क्या पता वह तुम्हें उनके रूम में कपड़े भी ना लाने दे। यह सुनकर अनन्या फिर से बेचैन हो गई। उसने रघुवीर को उम्मीद भरी नजरों से देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। रघुवीर ने कहा, नो, इस बार नहीं, इस बार प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है, अब इसका सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। एंड आई नो तुम बॉस को आराम से हैंडल कर लोगी। कहते हुए रघुवीर ने अनन्या को थम्स अप का इशारा किया और कमरे से बाहर आ गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसके फेशियल एक्सप्रेशन डार्क हो गई। अनन्या ने भले ही मुझे कुछ नहीं बताया, मगर ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत हर्ट हुई है। कहीं इन सब के पीछे भी निया तो नहीं? जो भी हो, मुझे इस बारे में पता करना होगा। यह सोचते हुए रघुवीर ने एक बार फिर बंद दरवाजे को देखा और वहां से चला गया। वहीं कमरे में अनन्या रघुवीर को कोसते हुए मन में बोली, खुद को मेरा बड़ा भाई कहते हैं और मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते। अब मैं कैसे जाऊंगी अरशद के कमरे में? एक तो वो मुझसे नाराज़ है, ऊपर से उनकी मॉम। अगर उन्होंने मुझे अरशद के रूम में जाते हुए देख लिया तो वो फिर से मुझे डांटने का एक मौका नहीं छोड़ेंगी। लेकिन मैं ये कपड़े कैसे पहनूं? मना कि मुझे यह पसंद है, लेकिन मैं इसे बाहर पहन के नहीं जा सकती। क्या पता मुझे इन कपड़ों में देखकर अरशद मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। खुद से यह बातें करते हुए वो कमरे के चक्कर लगाने लगी और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वह यह मॉडर्न कपड़े पहनकर अरशद को और नाराज़ नहीं करेगी। वह अरशद के रूम में जाएगी और अपने कपड़े लेकर आएगी। उसने दरवाज़ा खोला और सिर बाहर निकालकर चारों तरफ देखा। रास्ता साफ देखकर वह कमरे से बाहर आई और जल्दी जल्दी अरशद के कमरे की ओर जाने लगी। अनन्या अरशद के कमरे में जा ही रही थी कि अथर्व जिम से वापस आ रहा था। अनन्या को देखते ही उसने कहा, क्या तुम अरशद के रूम में जा रही हो? एक बार फिर उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या के कान खड़े हो गए। वो गलती से भी अथर्व से बात नहीं कर सकती थी। अरशद के लिए पूरी दुनिया की डांट सुन सकती थी, दुनिया के सारे गंदे और बेबुनियाद इल्जाम अपने सिर पर ले सकती थी, पर क्या वो अथर्व के लिए यह सब कर सकती थी? कभी नहीं। उसके लिए अथर्व किसी अजनबी से कम नहीं था। अगर उससे बात करने से उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी तो वो उस इंसान से इतनी दूरी बना लेगी कि दूसरे उनके बारे में गलत बोलना तो दूर, कभी ख्यालों में भी नहीं सोचने वाले।
अनन्या ने अथर्व की परवाह नहीं की और ना उसकी तरफ देखना गवारा समझा। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने अथर्व की आवाज़ सुनी ही ना हो और उसे इग्नोर करते हुए अरशद के रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अनन्या ने इससे पहले अथर्व के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। वह भले ही उससे बात नहीं करती थी पर कभी इग्नोर भी नहीं करती थी। वो हमेशा उसे रिस्पेक्ट देती थी, मगर आज उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे उसे उसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इग्नोर करने से अथर्व को काफ़ी बुरा लगा। फिर भी उसने अपने चेहरे पर शांति के भाव बनाए रखे और अपने आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था। बंद दरवाजे को देखते हुए वो अपने कमरे में लौट गया। अरशद कमरे में नहीं था और यह अनन्या के लिए एक अच्छा मौका था अपने कपड़े अपने रूम में ले जाने का। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ढूंढना शुरू किया। पहले उसने रूम के कबर्ड को चेक किया, मगर वहाँ उसके कपड़े नहीं थे। फिर उसकी नज़र अरशद के ड्रेसिंग रूम पर गई। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे कपड़े अरशद के ड्रेसिंग रूम में हो? नहीं, अरशद मेरे कपड़े अपने ड्रेसिंग रूम में क्यों रखने को कहेंगे? जरूर मेरे कपड़े बाकी के किसी दूसरे रूम में होंगे। खुद के सवाल करते हुए उसने खुद को ही जवाब दिया और डिसाइड किया कि वह रूम से अटैच सभी रूम में अपने कपड़े ढूंढेंगी और इसके लिए उसे ज़्यादा समय भी नहीं लगा। करीब 5 मिनट के अंदर ही उसने सारे रूम को चेक कर लिया, मगर उसके कपड़े कहीं नहीं मिले। आखिरकार में फिर उसकी नज़र अरशद के ड्रेसिंग रूम पर जाकर रुक गई। उसने हाँफते हुए मन में कहा, अब तो यही बचा है। अगर यहाँ भी मेरे कपड़े नहीं हुए तो मैं रघुवीर भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ सेकंड लंबी सांसें लेने के बाद वो अरशद के ड्रेसिंग रूम में आ गई और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई। उसके सारे कपड़े अरशद के ड्रेसिंग रूम में ही थे। अपने सर पर टपली मारती हुई उसने मन में कहा, बेवकूफ़ लड़की, अगर तूने पहले ही ड्रेसिंग रूम चेक कर लिया होता तो तुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। खैर, जो भी हो, अब मुझे मेरे कपड़े मिल गए। इससे पहले अरशद आए, मुझे अपने कपड़े अपने रूम में ले जाने होंगे। यह डिसाइड करते हुए उसने एक बड़ा सा सूटकेस ओपन किया। जल्दी जल्दी अपने कपड़े उसमें भरने लगी कि तभी एक भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह अरशद की आवाज़ थी। वो जस्ट शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में आया था। कमर पर एक टॉवल के सिवा उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि अरशद अचानक से आ जाएगा। उसने डरती हुई सिर ऊपर किया और उसके गुलाबी गाल हो गए। आन्या, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो। एक बार फिर अरशद की आवाज़ सुनकर अनन्या ने अपने कपड़ों में अपना मुंह छुपा लिया।